नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। मैनचेस्टर आत्मघाती हमले में गिरफ्तार इस्लामिक स्टेट ने ली जिम्मेदारी, 22 की मौत, 59 घायल। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान के कई चौकियां तबाह, आतंकियों को सीमा पार से मदद के बाद भारत की कार्रवाई। रक्षा मंत्री ने कश्मीर में शांति के लिए बताया जरूरी। भारत में पहली बार अफ्रीकन विकास बैंक की सालाना बैठक। प्रधानमंत्री ने एशिया अफ्रीका विकास गलियारे का रखा प्रस्ताव। अफ्रीकी देशों से मजबूत रिश्तों पर जोर। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में उद्योगपति नवीन जिंदल आरोपी मुकर्रर। 4 सितंबर को पेशी का आदेश। गलत तरीके से खदान हासिल करने का मामला। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद, हजारीबाग कोर्ट का फैसला। विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में साबित हुआ दोष। और आइए देखते हैं पहली खबर। मैनचेस्टर धमाके के मामले में ब्रिटिश पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले को आतंकी हमला मानकर जांच कर रही है। सोमवार रात मैनचेस्टर में पॉप कंसर्ट के दौरान जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें हमलावर समेत 22 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हुए। आतंकी संगठन IS ने इसकी जिम्मेदारी ली है। वहीं अमेरिका, भारत समेत दुनिया के कई देशों ने इस हमले की निंदा की है। ब्रिटिश पुलिस ने मैनचेस्टर अरीना में पॉप कॉन्सर्ट के दौरान हुए धमाके की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक यह आत्मघाती हमला है और हमलावर की भी इस धमाके में मौत हो गई। जांच की जा रही है कि हमलावर ने इसकी योजना बनाई या वो किसी आतंकवादी नेटवर्क का हिस्सा था। This is a complex and wide-ranging investigation. Our priority is to work with the National Counter-Terrorist Policing Network and UK intelligence services to establish more details about the individual who carried out this attack. ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने आपातकालीन कोबरा बैठक बुलाई है। आम चुनाव से 2 हफ्ते पहले हुए इस धमाके को देखते हुए सभी बड़े राजनीतिक दलों ने चुनाव अभियान रद्द कर दिया है। The police and security services believe they know the identity of the perpetrator, but at this stage of their investigations, we cannot confirm his name. भारत, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और नाटो समेत कई देशों ने हमले की निंदा की है। We stand in absolute solidarity with the people of the United Kingdom. So many young, beautiful, innocent people living and enjoying their lives murdered by evil losers. Je suis père, j'ai 2 filles adolescentes. On écoute chez moi Ariana Grande et on voit bien comment le mal peut frapper à nos portes. Et Manchester, ce sont aussi nos portes. Oui, je crois qu'il faut faire plus parce que de toute façon, les terroristes savent s'adapter aux situations. I would like to start by expressing my personal condolences and on the name of the European Union institutions to all the loved ones of the victims of the terrorist attack in Manchester. And to extend our condolences also to all the citizens of the United Kingdom and the Prime Minister, all the authorities of the country. मैनचेस्टर में हुए आतंकी हमले के बाद लंदन में भारतीय उच्चायुक्त ने भारतीयों की मदद के लिए हेल्पलाइनें शुरू की हैं। हालांकि अभी तक किसी भारतीय के हताहत होने की खबर नहीं है। मैनचेस्टर में सोमवार रात अमेरिकी पॉप स्टार एरियाना ग्रांडे का पॉप कॉन्सर्ट था। इसमें भीड़भाड़ के बीच आत्मघाती हमलावर ने धमाका किया। हमले में 22 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मामले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार प्रोफेसर SD मुनी साहब जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से मैनचेस्टर में ये हमला हुआ और लगातार इस तरह की आशंकाएं यूरोप के अलग अलग देशों में सामने आती रही हैं, लेकिन आत्मघाती हमला और उस हाई सिक्योरिटी जोन देशों की अगर बात करूँ, शहरों की बात करूँ, इसे कैसे देखा जाए? क्या मैं कहूँ कि पेनिट्रेशन जो है आतंकवादी गतिविधियों का वो लगातार बढ़ रहा है उस ओर? देखिए, यूरोप में पिछले कुछ वक्त से बहुत हमले हुए हैं
हालांकि इंग्लैंड में ये 2005 के बाद बहुत बड़ा हमला माना जा सकता है, लेकिन ये बात सही कि जिस ढंग की गतिविधियां आईएस से संबंधित या अलकायदा से संबंधित इराक में, सीरिया में हो रही हैं, उनसे उसका असर ज़रूर यूरोप के ऊपर पड़ रहा है। और कुछ ट्वीट्स देखे हैं मैंने मैनचेस्टर के ताल्लुक, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम वेस्टर्न क्रूसेड का रिवेंज ले रहे हैं, या उन्होंने कहा कि जो लंदन ने हमले किए हैं इराक और सीरिया में, एयर अटैक्स किए थे, उनका हम बदला ले रहे हैं। हालांकि कितना ऑथेंटिक है ये ट्वीट्स के पीछे कौन लोग हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन भावना जो है और जो तरीका है वो यही है कि सिस्टमेटिक टेररिस्ट अटैक्स जो वेस्टर्न कंट्रीज़ पे, वेस्टर्न लोगों पे हो रहे हैं, उसमें इसको भी शुमार करना चाहिए। और मैनचेस्टर में जो ये आत्मघाती हमला हुआ, मुनी साहब, क्या ये माना जाए कि सुरक्षा के लिहाज से अब कोई भी इलाका, कोई भी शहर आतंकियों की जद के बाहर नहीं है? हालांकि हम दावे ज़रूर करते हैं हाई सिक्योरिटी जोन या फिर बहुत ही, मैं कहूँ, पुख्ता सुरक्षा की बात। देखिए, जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, इंग्लैंड में 2014 से 2013 के बाद में उन्होंने अपना जो डेंजर जोन है या थ्रेट जोन है उसको सीवियर बना रखा है, टॉप से दूसरे नंबर का। माने काफ़ी सतर्कता के संकेत दिए जा रहे थे वहाँ पर, लेकिन इस तरह के हमलों को बचाना मैं समझता हूँ कि लगभग असंभव है। लगभग इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं तो इंटेलिजेंस की चूक होती है, तभी ये लोग स्नीक करके ऐसे मामलों में चले जाते हैं। लेकिन देखिए, वो लोग 99 अटेम्प्ट करेंगे और एक उनका सफल हो गया तो हम लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए पूरी तरह से मुक्ति इस तरह के हमलों से मैं नहीं समझता हूँ मिल सकती है। दूसरी बात यह कि ये कोई लोन अटैक नहीं है, इसलिए इंटेलिजेंस का फेलियर या इंटेलिजेंस की सतर्कता को और अधिक तेज़ करने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। ऐसे सारे हमले एक नेटवर्क से होते हैं, कोई अकेला आदमी, लोन वुल्फ की जो थ्योरी है वो यहाँ काम नहीं करती है मेरे हिसाब से। और इसमें भी अब उन्होंने पता लगाया है, किसी और बाहर के लोगों को भी पकड़ा है, जिस तरह का एक्सप्लोजिव्स वहाँ पर दागे गए वो एक आदमी नहीं बना सकता है। तो नेटवर्क काम कर रहा है और ऐसी शक्तियाँ जो ध्वंसकारी है, जो डिस्ट्रक्टिव हैं, वो काम कर रही है, और उनके लिए हमें सतर्कता से इंटेलिजेंस और आपसी सहयोग की बहुत ज़रूरत है। और वहाँ पर चुनाव भी होने हैं, ऐसे में मुनी साहब इस हमले का वहाँ की राजनीतिक तस्वीर पर या फिर वहाँ के चुनावी माहौल में उसका किस तरीके का इम्पैक्ट आपको दिख सकता है? नहीं, ये चुनाव तो उनको, देखिए, कैंपेन तो रोक दिया है उन्होंने, और अभी ये तय नहीं है कि चुनाव भी आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जो प्रमाण या जो तहकीकात अभी तक हुई है उससे नहीं लगता है कि ये अंदर की राजनीति से ताल्लुक़ रखता है इसका कोई। मैं समझता हूँ ये जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए, अलकायदा से जुड़े हुए, जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं उनसे जुड़े हुए, उसी से इसका ताल्लुक़ है। और जब इस तरह का हमला होगा तो चुनावों को तो रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, सभाएं होती है, स्टेट्स इधर उधर घूमते हैं, तो रिस्क लेना वाजिब नहीं है। लेकिन अभी वक्त लगेगा ये देखने में कि इंग्लैंड की सरकार वाकई चुनावों को आगे बढ़ाती है या एक टेम्परेरी पॉज है जिसमें वो सारी सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा सर, जिस तरीके से आईएस ने इसकी जिम्मेदारी ली है और आईएस की जो विचारधारा है, मैं कहूँ कि यूरोप के अलग अलग देशों में यूथ जो है उसके अंदर, मैं कहूँ कि उसे एक बड़ी जगह मिलती दिख रही है, यानी कि घुसपैठ जो उसकी है लगातार बढ़ रही है, भले ही तमाम उसको रोकने के प्रयास हुए हों। इसे कैसे देखा जाए और ये जो विफलता है उसे रोकने की, इसके नतीजे किस तरीके के फिर आने वाले वर्षों में दिखेंगे अगर हम उसे वक्त पर पूरी तरीके से नहीं रोक पाए? देखिए, आईएस पे बड़ा प्रेशर पड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि इसमें और दूसरे डायमेंशंस भी हैं। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप में बटे हुए हैं, उनमें भी प्रतिस्पर्धा चल रही है, और हर ऑर्गेनाइजेशन ये बताने की कोशिश करता है कि हमने ये काम सफलता से किया है, तुम इसको नहीं कर पाए। तो सिर्फ उनका नेटवर्क हो या उनकी एफिशिएंसी हो, इतना ही नहीं है। आपस की प्रतिस्पर्धा से भी ऐसे ऐसे काम होते हैं
जिसकी कल्पना पहले नहीं की जा सकती है। तो यूरोप में ये अरब देशों में या मुस्लिम देशों में और उसका प्रभाव यूरोप पे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि सारे संकेत तो ये हैं कि आईएस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा हुआ है और कई जगह उनकी हार हो रही है। वो इराक से खाली हो गए, सीरिया के कई हिस्सों में उनके ऊपर दबाव पड़ा हुआ है और इस तरह से ये कहना कि ये इनकी ताकत का एक संदेश है, वो मैं नहीं मानूंगा। ये ज़रूर है कि इनकी आपस की प्रतिस्पर्धा और जो इनकी इंटरनल डायनेमिक्स है उसकी वजह से इसके कई ऐसे नतीजे आ सकते हैं, कई सारे ऐसे एक्शन होते हैं जिनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एसडी मुनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक उस पार कुछ और खबरें। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हलफनामा। 3 तलाक से गुरेज करने को कहेगा बोर्ड। पर्सनल लॉ बोर्ड में आखिर क्यों आई तब्दीली? देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज। विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सेना ने दावा किया है कि हाल ही में एंटी टेरर ऑपरेशन के तहत नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की कई सीमा चौकियों को तबाह किया गया है। सेना ने इसका एक वीडियो जारी किया है जिसमें ऑपरेशन में रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइलों के जरिए को ध्वस्त करते दिखाया गया है। हालांकि ऑपरेशन के समय और तारीख की जानकारी नहीं है। सेना का कहना है कि पाकिस्तानी सेना नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी कर आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही थी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए सरकार का सेना को पूरा समर्थन है और सेना सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए एलओसी पार जाकर ऐसी कार्रवाई कर रही है। 21 मई को सेना ने नौगाम सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर 4 आतंकवादियों को मार गिराया था। वहीं पाकिस्तान ने भारतीय सेना के इस तरह के किसी भी ऑपरेशन से इनकार किया है। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। टेररिज्म स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम यह यकीन करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन को बंद करें और ऐसा करने के लिए हम एलसी को समय समय पर डोमिनेट करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया अफ्रीका विकास गलियारे पर जोर दिया है। उन्होंने मंगलवार को अफ्रीकी विकास बैंक यानी AFDB की बैठक का उद्घाटन करते हुए बात कही। कार्यक्रम में 81 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आर्थिक विदेश नीति में अफ्रीकी देशों का अहम स्थान है। गांधीनगर में अफ्रीकी विकास बैंक की 42वीं सालाना बैठक में प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत के अफ्रीका के साथ दशकों पुराने रिश्ते हाल के दिनों में और मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और तकनीक में अफ्रीका के साथ साझेदारी पर भारत गर्व महसूस करता है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि भारत की आर्थिक और विदेश नीति में अफ्रीका प्राथमिकता में है। The year 2015 was a watershed. The third India-Africa summit held that year was attended by all 54 African countries having diplomatic relations. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अफ्रीकी देशों की समस्याएं एक जैसी हैं और भारत की अफ्रीकी देशों की जरूरतों के प्रति जवाबदेही भी है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हर परेशानी में भारत अफ्रीकी देशों के साथ खड़ा रहेगा। Many of the challenges we face are the same. Uplifting
our farmers and the poor, empowering women, ensuring our rural communities have access to finance, building infrastructure. We have to do this. बैठक को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी एशिया और अफ्रीका की होगी। Africa has been doing well recently on the economic frontier. I stand here with the conviction that the 21st century will not only be Asia's century alone, it will belong equally to both Asia and Africa. इस बैठक में बैंक के 54 सदस्यों के अलावा 81 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत 1982 में अफ्रीकन डेवलपमेंट फंड का सदस्य बना, जबकि 1983 से अफ्रीकन विकास बैंक का गैर क्षेत्रीय सदस्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और जर्मनी चीन के बेल्ट और रोड के खिलाफ अब साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे। जर्मनी का कहना है कि बेल्ट और रोड परियोजना चीन केंद्रित है और शामिल होने का कोई मतलब नहीं। जर्मनी का यह कदम भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार के रास्ते खोल सकता है। भारत की तरह जर्मनी ने भी बेल्ट और रोड परियोजना को लेकर चिंता जाहिर की है। हालांकि जर्मनी और यूरोपीय संघ ने हाल में बीजिंग में हुए सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजे थे। इसके बावजूद जर्मनी ने चीन के साथ कोई समझौता नहीं किया है। इस बीच भारत में जर्मनी के राजदूत ने कहा है कि यह परियोजना सिर्फ चीन के हितों को पूरा करती है। OBOR is a top-down government approach for a Sino-centered trading system. It's not a free trade agreement. It's a trading enhancing system. That's an initiative of one country. The European countries have participated, but have not signed up to the trade declaration of OBOR. They had their hesitations to do so. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मई के अंत में बर्लिन में जर्मन चांसलर मार्केल से मुलाकात होनी है। इस बैठक में OBOR एक अहम मुद्दा हो सकता है। इस दौरान जोर इस बात पर रहेगा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार संधि को किस तरह जल्द से जल्द पूरा किया जाए। We stand side by side with India in fighting terrorism. We have, of course, what the German intelligence says I cannot reveal to you. But yes, we do share intelligence with the Indian government as we do within Europe. We and our ministers of interior devise strategies how to combat terrorism. आतंकवाद के मसले पर भी जर्मनी भारत के साथ है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। कोयला खदान आवंटन से जुड़े मामले में उद्योगपति नवीन जिंदल को आरोपी मुकर्रर किया गया है। सीबीआई की चार्जशीट के बाद कोर्ट ने आदेश दिया। यह मामला मध्य प्रदेश में कोयला खदान आवंटन से जुड़ा हुआ है। सभी आरोपियों को 4 सितंबर को विशेष सीबीआई जज के सामने पेश होना होगा। अन्य अभियुक्तों में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी के पूर्व उप प्रबंध निदेशक आनंद गोयल और सीईओ विक्रांत गुजराल शामिल हैं। सीबीआई का आरोप है कि कंपनी ने कोयला मंत्रालय के सामने उपकरण खरीदने की गलत जानकारी दी। जिंदल पर कोयला खदान आवंटन से जुड़ा एक और मामला चल रहा है। पहले मामले में वो आरोपी मुकर्रर हो चुके हैं। हजारीबाग कोर्ट ने आज पूर्व विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में सजा का ऐलान किया, जिसमें आरजेडी नेता पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा उनके 2 भाइयों दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को आजीवन कारावास की सजा हुई। कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें अलग अलग सजा सुनाई जो साथ चलेंगी। मशरक सीट से प्रभुनाथ सिंह को हराकर विधायक बने अशोक सिंह की 3 जुलाई 1995 को पटना में उनके सरकारी आवास पर हत्या कर दी गई थी। आज न्यायालय में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ उसमें पीएन सिंह और डीएन सिंह, प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह पे, तो प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह पे लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ और रितेश सिंह को भी हुआ, जिसमें 302 में 302/120B, जिसमें SI फॉर 5 ईयर अगर वो 40,000 का पेमेंट नहीं करते हैं तो। दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा है कि मानहानि की शिकायत पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। जेटली का आरोप है कि 17 मई को
अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने सुनवाई के दौरान उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को उनके खिलाफ 1 और 10 करोड़ रुपए की मानहानि का मामला दायर किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल को 8,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट मामले में गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने उसे 3 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में दिल्ली के 2 भाई वीरेंद्र और सुरेंद्र जैन भी शामिल हैं। अग्रवाल ने कथित तौर पर कई हाई प्रोफाइल लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग में मदद की, जिसमें आरजेडी प्रमुख लालू यादव के परिवार के खिलाफ 1,000 करोड़ के जमीन मामले में आयकर विभाग की जांच शामिल है। निदेशालय ने बीते सप्ताह जैन बंधुओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। निदेशालय ने इस मामले में 90 शेल कंपनियों की पहचान की है। अप्रैल के दौरान देश का स्टील निर्यात बढ़कर करीब 7.5 टन हो गया है। इस दौरान पिछले साल के मुकाबले स्टील निर्यात में 142% का उछाल आया। इसे सरकार की निर्यात समर्थक नीतियों का परिणाम बताया जा रहा है। भारत के स्टील निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। अप्रैल 2017 में भारत ने 7.47 लाख टन स्टील का निर्यात किया है। ये पिछले साल अप्रैल के स्टील निर्यात से करीब 3 लाख टन ज्यादा है। इस दौरान स्टील आयात में पिछले साल के मुकाबले 23% की गिरावट भी दर्ज की गई। पिछले 3 वर्षों में कुछ समय तो स्टील उद्योग संकट में था, लेकिन पिछले महीने काफ़ी एक्सपोर्ट में प्रतिशत में वृद्धि हुई है, 142% के आसपास। और इसके पीछे कारण यह है कि एक तो हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं अपने देश में और गुणवत्ता पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, ताकि मतलब ग्लोबली हम लोग कम्पीट कर पाएँ, उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। चीन, जापान और कोरिया से बढ़ते आयात के बीच देशी स्टील के निर्यात में तेजी को उद्योग के लिए अच्छी खबर माना जा सकता है। देश के बड़े बकायेदारों में स्टील उद्योग भी है। बैंकों के डूबे हुए कर्ज में स्टील उद्योग की हिस्सेदारी 19% है। सरकार ने 2030 तक स्टील निर्माण क्षमता 3 गुना बढ़ाकर करीब 12.25 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा है। स्टील अथॉरिटी लिमिटेड के आधुनिकीकरण पर सरकार पिछले 10 साल में 62,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टील का उत्पादन करने वाला देश है। स्टील इंडस्ट्री की भारत की जीडीपी में तकरीबन 2% हिस्सेदारी है। हालांकि इस इंडस्ट्री के लिए एनपीए एक बड़ी समस्या है, जिसका समाधान सरकार को जल्द से जल्द करना होगा। बोकारो से कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कृति मिश्रा। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सीबीएसई से कहा कि छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने संबंधी नीति जारी रखें। बोर्ड ने पिछले साल परीक्षा फॉर्म भरने के बाद इस नीति को खत्म कर दिया था। इस बारे में दायर जनहित याचिका पर कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश जारी किया है। देश के कई इलाकों में बढ़ते तापमान से लोग परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तापमान 49 डिग्री को पार कर गया तो ओडिशा में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई तो मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गर्मी से निजात मिलने की उम्मीद नहीं है। देश के कई हिस्सों में बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। छत्तीसगढ़ में तो गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मई के महीने में तापमान 44 से 45 डिग्री तक रहता है। इस बार बिलासपुर में सबसे ज्यादा तापमान 49.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। क्योंकि नॉर्मली ऐसी स्थिति आसपास के क्षेत्रों में तापमान 45 से 46 डिग्री के मध्य रहे हैं, तो वहाँ पे 49 अचानक पहुँचने का क्या कारण हो सकता है, उसके ऊपर हम पूरी अध्ययन करके सही निष्कर्ष दे पाएंगे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। ओडिशा में भी गर्मी का सितम जारी है। तीतलागढ़ सबसे गर्म इलाका रहा। यहाँ तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेलंगाना के रामगुंडम में तापमान 45 डिग्री रहा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में तापमान 44.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नींबू पानी से लेकर गन्ने के रस तक गर्मी से बचने के लिए लोग हर नुस्खा आजमा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल गर्मी से निजात मिलने की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अपने ज़माने में मशहूर रहे चंद्रस्वामी का आज निधन हो गया। वो 66 वर्ष के थे। पिछले कुछ दिनों से उनका अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा था।
90 के दशक में सत्ता के गलियारों में उनकी खासी चर्चा थी और कई बड़े नेताओं से उनके करीबी संबंध भी रहे। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।